Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Indian Contact Act. In the last previous class of Indian Contact Act, we have already discussed up to the section 19 तक हमने डिस्कस कर लिया था. एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है, प्रपोजल के रिगार्डिंग करवा दिया है. अगर आपने वो वीडियो मेरा अब तक नहीं देखा है तो आप मेरा पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फर्दर ही आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा. चलिए आज का जो लेक्चर हम बात करते हैं कंपिटेंसी की बात करते हैं. कंपिटेंसी एक्चुअल में क्या है? जब मान लो कॉन्टैक्ट होता है, ये आप जानते हो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्टीज होता है. जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है तो उस टाइम कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जिसकी बेस पर वो कॉन्टैक्ट जो है वैलिड कॉन्टैक्ट की फॉर्म में रहे और उसको आप किसी भी सेंस में जाके वॉइड ना कह पाओ. जब कंपिटेंसी की हम बात करते हैं तो सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट का वो डील करता है कंपिटेंसी की. यानी कि कंपिटेंसी का मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है सेक्शन 10 की व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्टैक्ट, कौन से एग्रीमेंट जो है कॉन्टैक्ट होते हैं. चलो आज हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए मैंने आपको पहले भी करवाया था कि हर एक कॉन्टैक्ट है वो एग्रीमेंट जरूर होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्टैक्ट हो ये जरूरी नहीं है. ये मैं आपको करवा चुकी हूँ. और अब सभी अपना जो डायरेक्ट निकाल लीजिए और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर सेकंड बात कर रहा है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा. और वॉइड होगा लेकिन वो क्या है कि सब्सिक्वेंट स्टेज पे होगा, जैसे सेक्शन 56 की हम बात करते हैं. अब क्या कह रहा है ये कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्टैक्ट होंगे. सबसे पहले हेडिंग्स कह रहा है ऑल कॉन्टैक्ट्स आर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्टैक्ट, सारे वो एग्रीमेंट्स कॉन्टैक्ट होंगे. फर्स्ट बात कर रहा है सेक्शन 10 में all agreements are contracts. कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे? अब आगे वो बातें बता रहे हैं कौन कौन से होंगे. इफ, यहां पर कंडीशन अराइज कर दी इन्होंने. इफ अगर कह रहे मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. पहली बात, पहली कंडीशन क्या है? टू पार्टीज होना चाहिए. सेकंड कह रहा है फ्री कंसेंट होना चाहिए. थर्ड क्या कंडीशन है इसकी? थर्ड कंडीशन कहता है कंपिटेंट टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए. कंपिटेंट टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए. कंपिटेंट टू कॉन्टैक्ट का मतलब है सेक्शन 11 जो माइनर के रिगार्डिंग और सेक्शन 12 जो अनसाउंड माइंड, यानी कि माइनर ना हो और अनसाउंड ना हो. फोर्थ कंडीशन कह रहा है a lawful consideration and with a lawful object. Lawful consideration with the lawful object. With the lawful object की बात कर रहा है ये कहां पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 में. फिर फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है? फिफ्थ कंडीशन कहती है the parties must कह रहा है and are not expressly declared to be void. Not expressly declared to be void. ये वो कंडीशन है जब सेक्शन 26 से 30 तक जो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे उसमें void होता है. फिर इनके अलावा ये जो 5 कंडीशन इसमें दी गई, उसके बाद कुछ कंडीशन इसके क्लोज 2 में भी है. Nothing herein contained shall affect the law in force in India and not hereby expressly repealed by which any contact is required to be made in writing. कि जहां पर राइटिंग की जरूरत है वो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग इफ रिक्वायर्ड. कहां रिक्वायर्ड है? अंडर, कह रहा है कि राइटिंग में जरूरी है और इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, विटनेस की जरूरत है. रजिस्ट्रेशन, अंडर रजिस्ट्रेशन. मान लो सेल डीड हो रही है. लेट अस अज्यूम ए और बी के बीच में एक सौदा हुआ. ए ने प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी, लेकिन जब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक ये रजिस्टर्ड ना हो, तो उस मामले में अगर वो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होनी चाहिए. इसके अलावा हमने एक और भी कंडीशन डिस्कस की थी पहले, इंटेंशन टू बी बाउंड बाय रिलेशनशिप.
इंटेंशन भी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। ये किसमें किस केस में बात की गई थी? ये वाल्फर वर्सेस वाल्फर का केस मैंने आपको करवाया था, उसमें ये बात कही गई थी कि जो रिलेशनशिप भी होना चाहिए, अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का आप जो है कॉन्टेक्ट उसे नहीं कह सकते। अब इसके रिगार्डिंग कुछ कंसिक्वेंसेस भी आते हैं कि क्या अगर मान लो कोई व्यक्ति सेक्शन 11 के तहत माइनर है और वो कॉन्टेक्ट कर लेता है तो उसकी क्या लायबिलिटी अराइज होगी? सेक्शन 12 में अगर अनसाउंड माइंड है और वो किस किस सेंस पर आकर किस किस स्टेज पे आके कॉन्टेक्ट को कंटिन्यू कर सकता है, उसके रिगार्डिंग जो है काफी डिटेल डिस्कशन है। जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं करवाऊंगी, क्योंकि इतना डिटेल में भी नहीं जा सकती, क्योंकि फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर आपने फिर भी डिटेल डिस्कशन देखना है तो आप जो है आर के बांगिया की बुक जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्टेक्ट। अब बता रहा है कि कौन कौन से व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्टेक्ट है। ये तो हो गई सारी कंडीशंस कि कॉन्टेक्ट बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए किसी भी कॉन्टेक्ट के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। तो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 11 और 12 को। सेक्शन 11 बात करता है who are competent to contract, every person is competent to contract who is the age of majority। सबसे फर्स्ट एज है मेजोरिटी। मेजोरिटी सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट में मेजर जो है 18 इयर्स की एज को बोला जाता है। 18 इयर्स की एज में वो मेजर है। मेजोरिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज सब्जेक्ट साउंड माइंड। सेकंड पॉइंट है कि साउंड माइंड होना चाहिए कि उसका माइंड इस लेवल पर हो कि वो उस कंसिक्वेंसेस को समझ सके कि क्या कंसिक्वेंसेस अराइज हो सकते हैं। फिर इसके अंदर अगला टर्म है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग बाय एनी लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं? जैसे फोर्थ पॉइंट इसके रिगार्डिंग क्या है ही नहीं, इसके अंदर आप ये लेके चलिए डिस्क्वालिफाइड में जैसे एलियन एनिमी है, कोई दूसरे देश का जिससे हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है वहां के व्यक्ति के साथ अगर कांटेक्ट हो जाता है, या मान लो कोई कन्विक्ट है सजा याफ्ता उसके साथ अगर किसी प्रकार का कांटेक्ट है वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। इसके साथ साथ इसके रिगार्डिंग कुछ केस है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉरेन एम्बेसडर हैं वो भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम केस की बात करें इसमें फर्स्ट लैंडमार्क केस जो है वो है लाहौरी बीबी वर्सेस लाहौरी बीबी वर्सेस एक सेकंड धर्मोदास घोष। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था, ये जो धर्मोदास घोष था इसने कुछ पेमेंट जो है किसी से लैंडर से, जो पुराने टाइम में जो सूदखोर होते थे जो पेमेंट करते थे देते थे रेंट उस पर इंटरेस्ट पर, तो कुछ पेमेंट ले ली और उसको ये नहीं बताया कि उसको पता भी था कि ये माइनर है। माइनर की कंडीशन उसे पता होते हुए भी उसने क्या कर दिया, उसने वहां से पेमेंट ले ली और सामने वाली पार्टी ने भी पेमेंट दे दी। जब इसने पेमेंट वापस रिटर्न नहीं की, नॉट रिटर्न, देन अदर पार्टी गोज टू द कोर्ट। कोर्ट में गया और वहां पर उसने क्लेम किया कि उसे पेमेंट मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने जो इस लैंडमार्क केस या आप लैंडमार्क केस कहोगे, इस केस में कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज void ab initio,
अब इनिशियो का मतलब है कि फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, शुरुआत से ही, जिस दिन से वो कांटेक्ट किया गया उसी दिन से वो वर्ड था। क्योंकि कंपटीशन की कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो मेजोरिटी होनी चाहिए, 18 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लो अभी ये एक तरीके से अब वर्ड ऑफ इनिशियो है तो क्या कंपनसेशन मिलेगा? कैन कंपनसेशन कैन बी क्लेम्ड? तो कंपनसेशन भी कोर्ट ने कहा नो, आपको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट की वर्ड ऑफ इनिशियो है तो उसमें कंपनसेशन की तो बात ही नहीं आती। कंपनसेशन की बात तो तब आएगी ना जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं है और उसकी कंसिक्वेंसेस मान लो वॉइडेबल की सेंस में आ गई है, कोई और कंडीशन हो गई है, तो उन मामलों में आप कंपनसेशन के लिए मना कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आगे भी एक दो केस और है। इसमें एक और केस है कि इसमें खानपुर वर्सेस लखा सिंह, मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि ये दो केस जो है वो एस्टोपल के रिगार्डिंग है कि क्या माइनर ने अगर पहले कोई कमिटमेंट कर लिया, पहले कोई स्टेटमेंट दे दी, तो क्या फर्दर वो किसी प्रकार की स्टेटमेंट से मुकर जाता है तो क्या वहां पर एस्टोपल अराइज होगा। फर्स्ट पॉइंट तो वॉइड ऑफ इनिशियो हो गया, वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट नो एस्टोपल अगेंस्ट माइनर। एस्टोपल एक्चुअल में होता क्या है, सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस की बात करता है एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है कि आज मैंने कह दिया कि हाँ मैं आपसे इतने रुपए ले रहा हूँ, मैं 2 महीने के बाद ये जो पेमेंट है आपको वापस कर दूंगा, लेकिन 2 महीने बाद मैं पेमेंट देने से मना कर देता हूँ, तो उस मामले में जो है एस्टोपल का जो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। बट क्या हुआ कि इस मामले के अंदर जब एस्टोपल की बात आई तो खान गुल वर्सेस लखा सिंह का केस था 1928 का। खान गुल वर्सेस लखा सिंह 1928 का लाहौर कोर्ट का केस है ये। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने ये बात कही कि रूल ऑफ एविडेंस ये कहता है कि जब कोई भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लायबिलिटी अराइज होगी तब उसको लायबल समझा जाएगा। बट अगर मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही वो लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही तो उस मामले में आप उसे लायबल नहीं मानोगे। तो जो सेक्शन 15 जो है 115 इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो रूल ऑफ एविडेंस है, रूल ऑफ एविडेंस है। बट पहले आप ये तो साबित करो ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तभी जाके आप इस रूल ऑफ एविडेंस को लेके आओगे ना, अदरवाइज कैसे लेके आओगे? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो चुका है किसी माइनर के साथ तो आप जो है एस्टोपल वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात जो है कोर्ट ने इसमें डिटेल में कह दी थी, काफी डिस्कशन इसके रिगार्डिंग हुआ था। लेकिन अगर मान लो इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल में डिस्कशन देखना है तो आप इसको क्या कीजिए, गूगल कीजिए, या फिर आप आर के बांगिया की बुक या AK जैन की बुक की या कहीं भी अवतार सिंह की कोई भी ऐसी बुक है जहाँ पर आपको इस केस के फैक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं डिटेल में, तो कर लीजिए। क्योंकि मोस्टली एग्जाम में फैक्ट्स वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, मोस्टली एग्जाम में एक कंडीशन दे दी जाती है कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो अगर हमें बेसिक इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग पता है और हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हमें किसी प्रकार का कोई इश्यू अराइज होगा ही नहीं और हम इजीली जो है मेंस का भी आंसर लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें ये बात की गई। एक तो इसमें खान गुल का केस हो गया, सेकंड इसमें केस है अयोध्या प्रसाद वर्सेस अयोध्या प्रसाद वर्सेस अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल। इसमें देखिए अगर दिया हुआ हो तो ये इसमें नहीं दिया हुआ है अयोध्या प्रसाद का केस। इस केस में क्या था, अयोध्या प्रसाद का जो केस है ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। अयोध्या प्रसाद के केस में क्या हुआ था, चंदन लाल का ये केस है। इस केस में क्या था, वही चीज थी, माइनर का एग्रीमेंट था। माइनर ने कुछ अपने आप की उम्र का डिस्क्लोज नहीं किया, ये नहीं बताया कि वो माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई तो ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वन फॉर कैश पेमेंट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बने या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब इसमें क्या हुआ कि कैश लेके कोई बंदा गया, वो माइनर था, अब सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाके चैलेंज करती है तो कोर्ट ने ये बात कही कि अगर प्रॉपर्टी की बात आती, प्रॉपर्टी की कोई मैटर होता तो प्रॉपर्टी का तो आप क्या करवा सकते हो,
रिस्टोर बैक करवा सकते हो, रिस्टोर बैक करवा सकते हो प्रॉपर्टी के मैटर में। बट कैश के मैटर में वो रुपया जो है यूज किया जा चुका है, तो उस मामले में किसी प्रकार का आप रिस्टोर बैक नहीं करवा सकते। तो ये बात जो कही गई थी, ये अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल के केस में ये बात डिटेल डिस्कशन की गई थी। अब बात आती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है तो क्या टॉर्ट में लायबिलिटी अराइज होगी? एक नॉर्मल सेंस में आप समझिए कि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत किसी प्रकार की आप लायबिलिटी की बात नहीं करते हो तो फिर टॉर्ट में भी किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ये जो अयोध्या प्रसाद का केस था, इस केस में क्या हुआ था, ये बात लेके आई गई थी कि इसमें कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था, जो रिस्टोर बैक का मैटर था उसको रिफ्यूज कर दिया था। इससे पहले एक इंग्लैंड का केस था लेस्ली वर्सेस शैरली। लेस्ली वर्सेस शैरली के केस में क्या हुआ था कि रिस्टोर बैक की बात आ गई थी, रेस्टिट्यूशन की बात उसमें डिस्कस हुई थी कि जो भी प्रॉपर्टी है उसको बाद में रेस्टिट्यूट किया जाए, उस प्रॉपर्टी को बाद में दे दिया जाए। लेकिन यहाँ कोर्ट ने कह दिया कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है तो उस मामले में आप किस प्रकार का रिस्टोर बैक की डिमांड करते हो। अभी मैं आपको एक इंग्लिश केस है उसको भी डिस्कस करवाती हूँ कि क्या था उस केस के अंदर। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है माइनर के रिगार्डिंग लेस्ली वर्सेस शेल के केस में ये बात निकल के आई थी। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसी के रिगार्डिंग जो है एक प्रॉब्लम लिख के दे दी जाती है और उस पर आपको आंसर देना होता है। मेंस की बात हो रही है यहाँ, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है फर्स्ट केस कौन सा था। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, अगर हम रेस्टिट्यूशन को सिंपल वर्ड में समझे तो इसका मतलब होता है रिस्टोर बैक। रिस्टोर बैक का मतलब है कि मान लीजिए ए है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को बी को मॉर्टगेज कर दिया था और कोर्ट में अब केस फाइल होता है तो बी को ये कहा जाए कि ये प्रॉपर्टी आप रेस्टिट्यूट कर दीजिए, रिस्टोर बैक कर दीजिए, ये प्रॉपर्टी आप वापस ए को दे दीजिए, तो ये क्या होगा? रिस्टोर बैक होगा। अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड में देखते हैं तो रिस्टोर बैक की जब बात आती है तो सिविल प्रोसीजर कोड में क्या है, सेक्शन 144 है जो बात करता है रिस्टोर प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूशन। किसमें क्या है कि मान लो एक कोई केस था, डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको फाइनल कर दिया और वो केस अपील के लिए हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट उसको क्या कर देती है? रेस्टिट्यूट कर देती है। रेस्टिट्यूट का मतलब है रिस्टोर बैक कर देती है, वापस यही आ जाएगा। जब वापस यही आ जाता है, उसी सेम कंडीशन पे आ जाता है तो उसको बोला जाता है रेस्टिट्यूशन। अब बात आती है माइनर के मामले में। माइनर के मामले में आप रेस्टिट्यूशन को कैसे लेकर चलोगे? देखिए, अगर आप माइनर की बात करते हो ना तो माइनर के मामले में क्या होता है, मान लीजिए एक माइनर है, उसने कुछ रुपया उधार लिया ए से, बाद में जब ए ने वापस मांगा तो इसने क्या कर दिया, मेरे पास तो है ही नहीं। तो अब अगर ये कोर्ट में सूट फाइल करता है तो पहले तो मुहारिबी के केस में कह दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन अब रेस्टिट्यूशन की जब बात आई तो इसमें इंग्लिश लॉ ये कहता है कि रीपेमेंट ऑफ डेट और रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। कि जब आप पेमेंट वापस करने की बात करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आपने कुछ फायदा दिया था, मान लो आपने माइनर की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे दिए थे, उसको आप माइनर की प्रॉपर्टी से ले सकते हो। जो नेसेसरीज के रिगार्डिंग हम आगे कंसेप्ट करेंगे कि माइनर्स को नेसेसरीज प्रोवाइड करवानी है, कुछ जरूरत की चीजें प्रोवाइड करवानी है, उसके रिगार्डिंग जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ प्रोविजन है। सेक्शन 65 से कंटिन्यूटी में वो सेक्शन 68 है शायद, 68 जो सेक्शन है वो बात करता है नेसेसरीज के रिगार्डिंग कि अगर आप माइनर को कुछ नेसेसरीज प्रोवाइड करवाते हो तो उसके रिगार्डिंग 68 से लेकर 72 तक कुछ कंसेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो तो एक अलग मैटर है। इस मैटर में क्या हुआ था कि जो लेस्ली का केस था उसमें क्या था, माइनर ने कुछ रुपया ले लिया था और वो वापस नहीं किया। उसके बाद जो क्रेडिटर था उसने रिटर्न फॉर मनी के लिए सूट फाइल किया। तो इन्फेंट रिलीफ एक्ट 1874 के तहत उस टाइम में क्या होता है, इन्फेंट रिलीफ एक्ट की इन्फेंट अगर मान लो इन्फेंट का मतलब बच्चे को रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए वो एक्ट था, तो इसके तहत जो रेस्ट्रिक्शन की बात की गई उसको मना कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने ये बात कही कि जब इन्फेंट के साथ जो कॉन्टेक्ट किया गया है वो कॉन्टेक्ट ही एक तरीके से वॉइड है, तो आप उसमें किसी प्रकार का रेस्टिट्यूशन की डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मौजूदा सेंस में हम देखें
तो सेक्शन 31 जो है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मौजूदा सेंस में सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है, वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। पहले ये प्रोविजन नहीं था, बट 1963 के एक्ट के बाद क्या हुआ, कैंसिलेशन वॉइड और वॉइडेबल के बेस पर, तो वॉइड और वॉइडेबल के बेस पे जो बात होती है कैंसिलेशन की, तो उसके अंदर अगर हम देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट निकाल लीजिए, अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो एक बार वैसे सुन लीजिए। उसमें सेक्शन 33 ये कहता है कि पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड, कि मान लीजिए कोई वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके मामले में रिस्टोर बैक की बात यहाँ पर की गई है, कंपनसेशन की बात यहाँ पर की गई है। अगर आप इसका सेक्शन 33 का सेकंड क्लॉज का बी पार्ट अगर देखते हो तो उसमें ये बात कही गई है that the agreement sought to be enforced against him in the suit is void, कि अगर मान लो कोई एग्रीमेंट है वो void है, और उसके बाद जो है by reason of his not having been competent, इसमें साफ तौर पे दिया हुआ है कि सेक्शन 11 में अगर वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो उस मामले में क्या होगा, अंडर सेक्शन 11 के लिए द कोर्ट में डिफेंडेंट हैज रिसीव्ड बेनिफिट, अगर डिफेंडेंट ने, मान लो माइनर ने कुछ बेनिफिट्स ले लिए हैं एग्रीमेंट से, बेनिफिट्स लिए तो उसको क्या किया जाएगा, रिस्टोर बैक किया जाएगा। तो ये करंट में हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 33 के क्लोज 2 में, क्लोज 2 के सेकंड पार्ट में ये बात कही गई है कि अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आप रिस्टोर बैक भी करवा सकते हो। इसके बाद एक और लैंडमार्क केस है इसमें एक बात आई है, एक और इम्पोर्टेंट केस की डिस्कशन भी जरूरी है हमारे लिए करना, कि मान लीजिए माइनर ने कांटेक्ट कर लिया, माइनर का कांटेक्ट हो गया, ए एक माइनर है, उसने बी के साथ कांटेक्ट किया, जब बी के साथ उसने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट हो चुका है। अब ये बात आती है कि अगर मान लो ए पेमेंट देने से मना कर देता है तो क्या होगा, अगर दोबारा फ्रेश प्रॉमिस दिया जाता है, फ्रेश प्रॉमिस या रेक्टिफिकेशन दिया जाता है माइनर का, वेदर इट कंसिडर्ड और नॉट, क्या इसे कंसिडर किया जाएगा। अगर आप देखते हो मोहारी बेबी का केस, उसमें वॉइड अब इनिशियो बोला गया है। अगर कोई चीज स्टार्टिंग से ही आप कह सकते हो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, स्टार्टिंग से ही वो निल है, तो उस मामले में फर्दर जो है आप अगर ये चाहते हो कि फर्दर हम उसको रेक्टिफाई कर दें और फिर वो वॉइड जो है वो वैलिड बन जाएगा, तो ये मुश्किल है। तो एक केस है इसमें, सूरज नारायण वर्सेस सुखा अहीर, सूरज नारायण वर्सेस सुखा अहीर। इस केस में क्या हुआ था, यही जो मैंने आपको अभी फैक्ट्स बताई थी, फैक्ट्स की बात थी, तो इसमें कोर्ट ने कहा नो कंसिडरेशन ऑफ माइनर, नो कंसिडरेशन ऑफ माइनर, नो कंसिडरेशन ऑफ माइनर is valid, can be valid if, however, if there is a fresh promise, अगर वहां फ्रेश प्रॉमिस भी हो गया है तब भी वो जो है वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, तो ये वैलिड की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये बात कही गई थी इस केस के अंदर। ये मैं जो आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ, डिटेल डिस्कशन नहीं करवा रही हूँ, फिर भी आपको मैंने अपने लेवल पे जितना हो सकता है मैं आपको करवा रही हूँ कि किसी प्रकार का डाउट आपके मन में ना रहे कि अलग अलग कंसिक्वेंसेज हो जाते हैं तो क्या होता है। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, डायरेक्ट में दिया हुआ है, ये माइनर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है सर्विस के लिए, एक केस है इसमें राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब। इसमें क्या हुआ था, एक फिल्म प्रोड्यूसर था, फिल्म प्रोड्यूसर ने राज रानी को, एक बच्ची है, चाइल्ड है, इसको कहा कि अपनी मूवी के अंदर इसको कुछ सीन्स देंगे, मूवी में या किसी फिल्म में कोई सीन देने की बात की गई और उस सर्विस के बदले में पैसा दिया जाएगा। लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर ने बाद में मना कर दिया, किसी प्रकार का सीन नहीं दिया राज रानी को, और ये जो कॉन्टेक्ट किया गया था राज रानी के फादर के बिहाफ पे किया गया था। जब राज रानी को किसी प्रकार का सीन नहीं दिया गया तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया
कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया है तो उसमें जो है कंपनसेशन दिया जाए। तो इस मामले में कोर्ट ने ये बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंटर इनटू बाय फादर फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज नॉट वॉइड। कहने का मतलब है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करा है फादर का कि वो अपनी बेटी की शादी करेगा, उसके रिगार्डिंग बदले में कुछ पेमेंट लेने की बात आती है तो वो वॉइड नहीं होगा फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन के लिए, कि माइनर की जो चाइल्ड है फादर के द्वारा उसके बेनिफिट के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के रिगार्डिंग है, कोई जॉब के रिगार्डिंग है और फादर ने जो है पेमेंट ले, फादर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और फादर ये चाहता है कि वो कोर्ट में केस फाइल करे, तो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर फादर कैन नॉट एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हिज चाइल्ड। चाइल्ड की सर्विस के रिगार्डिंग किसी प्रकार का उसे जो है कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बात कही गई थी राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब के केस में। तो अगर इस केस को अगर आप डिटेल में देखें तो ये बात कही कोर्ट ने, द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट नीदर शी नॉर हर फादर कुड हैव सूड ऑन द प्रोमिस इफ इट वाज ए कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लेंटिफ शी बीइंग अ माइनर। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था प्लेंटिफ के साथ, राज रानी के साथ हुआ था, लेकिन वो तो माइनर है और माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड नहीं होता। इफ इट वाज ए कॉन्ट्रैक्ट विद फादर इट वाज वॉइड फॉर बीइंग विदाउट कंसिडरेशन। अगर फादर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता और फादर और उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं, कुछ रुपए की बात नहीं हुई है, तो उस मामले में भी फादर जो है उसमें किसी प्रकार की नहीं कर सकता कि वो सू कर सकता है। फिर कोर्ट ने कहा कि द प्रोमिस ऑफ माइनर गर्ल टू सर्व बीइंग नॉट एनफोर्सेबल अगेंस्ट हर। ना तो अगर मान लो कल को ये राज रानी मना कर देती तो ये प्रेम अदीब जो प्रोड्यूसर है वो भी इसके खिलाफ जो कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता था, और कर देता तो उसमें किसी प्रकार का एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी। कह रहा है कि अगर मान लो एनी कंसिडरेशन दिया गया डिफेंडेंट के प्रोमिस से सैलरी की बात होती और द प्लेंटिफ हैज बीन मेजर, अगर ये मेजर होता कि राज रानी मेजर होती तो उस मामले में वो क्लेम कर सकती थी। इसी तरीके से अप्रेंटिस के रिलेशन की बात की गई, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रिगार्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया फादर के द्वारा और वो बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए है विदाउट कंसिडरेशन है तो उसमें कोई इश्यू नहीं था, तो वॉइड नहीं होता। ये वीडियो जो है बीच में स्ट्रक ऑफ हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यू जो मोबाइल में आ गया था, तो मैंने तो हालांकि पूरा का पूरा लेक्चर कवर करवा दिया था, लेकिन अब मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है। हम राजरानी वाले केस पे थे, उसमें ये था कि अगर मान लो सर्विस के रिगार्डिंग पेरेंट्स ने कोई भी कॉन्टेक्ट कर लिया है तो उसमें वो क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर वो माइनर है तो। लेकिन अगर मैरिज का कोई कंसेप्ट होता है, कॉन्टेक्ट कर लिया फादर की तरफ से किसी के साथ कि हाँ मेरे बच्चे की भलाई के लिए मैं इसकी शादी आपके बच्चे से कर दूं, या ऐसे कोई कॉन्टेक्ट हो जाता है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो वो जो कॉन्टेक्ट है वो वैलिड माना जाएगा, उसमें पेरेंट जो है कोर्ट में क्लेम कर सकता है और वो चैलेंज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 बात करता है अनसाउंड माइंड की। देखिए जब कॉम्पिटेंसी की बात होती है तो सेक्शन 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनसाउंड माइंड के बारे में है कि कोई भी कॉन्टेक्ट जो है अगर अनसाउंड माइंड के द्वारा है तो वो भी वॉइड माना जाएगा। इसमें क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट क्लॉज इसका क्या कह रहा है, फर्स्ट पैरा कहना चाह रहा है, फर्स्ट पैरा कह रहा है कि पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्टेक्ट एट द टाइम ऑफ द मेकिंग इट। कहने का मतलब है कि जब साउंड होना चाहिए किस टाइम पर, एट द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पर साउंड माइंड होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए उसे कि वो जो है उसको समझ सके कि इन फ्यूचर क्या उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग उसे होनी चाहिए पूरी तरह से। और रैशनल जजमेंट, और उसे ये भी पता, मान लो एक व्यक्ति है वो कॉन्टेक्ट कर रहा है बी के साथ और उसको ये कॉन्टेक्ट मिला है कि उसने क्या करना है, किसी का मर्डर करना है। अब उसे पता नहीं कि इसी का मर्डर सही है या गलत है, उसको इतना पता है कि कॉन्टेक्ट होता है लेकिन इतना नहीं पता कि रैशनल जजमेंट नहीं ले पा रहा है, ये रैशनल जजमेंट है। अगर इस प्रकार का कोई जजमेंट वो नहीं ले पा रहा है तो उस मामले में क्या होगा, कोर्ट जो है ये मानेगी कि वो जो साउंड माइंड नहीं था। तो कहने का मतलब है एट द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट दैट आर रिलेटेड टू द फर्दर रेफरेंस में जो भी उसके रिलेटेड कंसिक्वेंसेस अराइज हो जाते हैं, और दैट द पर्सन इज एबल टू टेक द रैशनल जजमेंट, जो रैशनल जजमेंट उसे लेना आना चाहिए। उसके बाद इसका सेकंड जो पैरा वो ये कहता है कि एक व्यक्ति है कोई, वो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली जो है अनसाउंड है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए आपने अगर एक खिलौना मूवी देखी हो संजीव कुमार की,
उसमें क्या है कि उसको मेंटली प्रॉब्लम रहता है, काफी दौरे वगैरह पड़ते हैं, लेकिन वो किसी चीज को देखकर वायलेंट होता है। एक व्यक्ति है ए, नॉर्मली क्या है, वो नॉर्मली अनसाउंड है, बट एट इंटरवल वो साउंड बन जाता है। उस टाइम के बाद मान लो वो साउंड है, जब वो साउंड था और उस टाइम में कॉन्टेक्ट अगर किया गया है तो कॉन्टेक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ये बात होती है, इस पैरे के अंदर ये बात बताई जा रही है। उसके बाद सेकंड ये कह रहा है कि अगर मान लो एक नॉर्मली एक पर्सन है, वो साउंड है बट इंटरवल पे वो क्या है, अनसाउंड बन जाता है, उस मैटर में कॉन्टेक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये बात जो है कहना चाह रहा है, सेक्शन 12 में बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, इतना टफ नहीं है। अगर उसको अवेयर एक्ट के हिसाब से भी पढ़ते हो तब भी वो अच्छे से आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा और कोई इश्यू अराइज नहीं होने वाला। अगर आप देखते हो सेक्शन 12 के बारे में, तो इसके एग्जाम्पल भी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल जो है इलस्ट्रेशन है उसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि पेशेंट है, ल्यूनेटिक एजाइलम में है वो पेशेंट, ल्यूनेटिक एजाइलम में होने के बाद उसको इंटरवल पे क्या पढ़ते हैं, इंटरवल पे वो साउंड हो जाता है। अगर वो साउंड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, एमए कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्ट कर सकता है किस टाइम में, ओनली दोज इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट ओनली इन दोज इंटरवल, उन्हीं इंटरवल में वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है एक सैनमेन का मतलब है साउंड आदमी है और वो क्या कर रहा है, उसको जो है डिलीशियस फीवर, उसको फीवर है, बुखार हो गया है। अगर मान लो उसको बुखार हो गया है या वो ड्रंक है, उसने इतना पी रखा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, होश ही नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर वो ड्रंक है या फीवर हो गया है, डिलीशियस सैन व्यक्ति की बात हो रही है, ये सैन है, सैन मतलब साउंड, डिलीरियस फीवर हो रहा है उसको, या वो ड्रंक है, तो उस मामले में वो क्या है, वॉइड हो जाएगा कॉन्टेक्ट। बट व्हेन जो है नॉट ड्रंक और जो बुखार है वो भी गॉन, फीवर भी गॉन है, उस मामले में क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर नॉर्मल हम सिंपल इसका करेक्ट देखें तो सेक्शन 12 ये बात कह रहा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जिस टाइम कांटेक्ट कर रहा है उस टाइम उसकी कंडीशन बिल्कुल ओके है और वो कांटेक्ट कर पा रहा है, उसको पता है कि कांटेक्ट की क्या कंसिक्वेंसेज है, कांटेक्ट से क्या बेनिफिट्स होने हैं, कांटेक्ट से क्या लॉसेज होने हैं, रैशनल जजमेंट ले पा रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उस मामले में वो कांटेक्ट करता है तो दैट कांटेक्ट इज वैलिड। तो ये तो था आज का हमारा कंसेप्ट सेक्शन 11 और 12। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि ये वीडियो फर्दर आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे फर्दर जैसे वीडियो अपलोड होता है कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। फार्मर एजुकेशन और कोरोना के इस पीरियड में आप अपने हेल्थ का, अपनी सेफ्टी का, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए और जितना हो सके आप घर में ही रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव a nice day. Enjoying this lecture also and the remaining lectures also. Thanks again.